कांग्रेस के साथ हमेशा बीजेपी मानती है कि उसे मनोवैज्ञानिक रूप से एक बढ़त हासिल है। बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य जो होगा वो पंजाब होगा, और जिसके लिए उन्होंने बाकायदा बिसातें बिछाना शुरू कर दी हैं। ना मोदी है तो मुमकिन है, वो अब बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है। बंगाल को तो एक पोलराइज हुआ, यूपी तो बहुत पहले से ही पोलराइज हो चुका है कि जो बीजेपी के हिंदुत्व की पताका उत्तर प्रदेश में मोदी के बाद योगी लेकर चल रहे हैं। जो कि भारतीय जनता पार्टी एक पिच तैयार करती है, उस पर वो अपने तरीके से सभी पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक दलों को खेलने के लिए मजबूर कर देती है। दरअसल विपक्षी दल अपनी बात को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइड जो पार्टीज हैं 22 राज्यों तक पहुंच चुके हैं, और स्ट्रेटजी के ही बल जो पूरा दारोमदार है वो स्ट्रेटजी का है कि ये कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व की उसी पिच पे खेलने की कोशिश है, जिस पिच की अब वो पिच ऐसी है कि जिस पे गाहे बगाहे सबको आना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल के नतीजे ने पूरे देश को कहीं ना कहीं चौंकाया है और बीजेपी को एक बड़ी संजीवनी दी है कि किस तरीके से इलेक्शन में मैनेजमेंट कर कर चुनाव को जीता जा सकता है। आरोप तमाम लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा मैंडेट वहां की जनता ने दिया है और उसको स्वागत किया जाना चाहिए। अब बीजेपी की नजर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश इलेक्शन पर है, क्योंकि बड़ा राज्य है और बीजेपी को वहां पर अपनी सत्ता बचानी है। हालांकि आसान रहने वाला उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं जो फाइट है बहुत तगड़ी होने जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई सारे सांसद उनकर जीत कर आए थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भी जादू फिर चढ़कर बोलता है। जनता कहीं ना कहीं उनको पसंद करती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। लेकिन क्या आने वाले इलेक्शन में चीजें आसान रहने वाली हैं समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए? किस तरीके से चुनाव की धुरी तय होगी, लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ही आते हैं, जानते हैं उत्तर प्रदेश को कि कैसे राजनीति वहां पर बढ़ती है और किस तरीके से सांठगांठ करी जाती है। मैं स्वागत करूंगा निर्मल यादव जी का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मंजरी चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, इतिहास की भी, उत्तर प्रदेश की और राजनीति की भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र। निर्मल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं अभी फिलहाल और करीब से देख रहे हैं कि प्रदेश में चल क्या रहा है। बंगाल का इलेक्शन हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने लड़ा है और उसके क्या नतीजे आए हैं। गठबंधन वहां पर बीजेपी के साथ किसी का नहीं था। ममता दीदी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था। क्या आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन का असर आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शनों पर भी पड़ेगा? जो रिजल्ट बीजेपी को वहां से मिला है, बीजेपी का कहीं ना कहीं मोरल बहुत बूस्ट होगा, लेकिन इतना आसान यूपी में रहने वाला है नहीं। इस इलेक्शन के रिजल्ट को आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, और बहुत ही सामयिक सवाल है, क्योंकि हम जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए एक तरह से मुसीबत जो है वो लगातार विकराल होती चली जा रही है। और स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हर राज्य में विपक्षी जो अलायंस है उसके लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, चाहे वो तमिलनाडु हो या ये जो पूरा 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ है, इसमें जो चुनाव के परिणाम आए हैं, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाले परिणाम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति को पहले बनाना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना और एक लंबे समय के साथ उसकी तैयारी शुरू कर देना, ये हम लोग सभी लोग देखते हैं और इस चीज को महसूस भी करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे विपक्षी दल जो चुनाव परिणाम आने पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्या तैयारी के स्तर पर ये भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ और उतनी ही चुस्त स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं? मुझे बड़ी निराशा के साथ कहना पड़ता है कि विपक्षी दलों में ना तो उस तरह की एकजुटता है और ना ही अपनी पार्टी के अंदर संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कोई बहुत अधिक सक्रियता के साथ स्ट्रेटजी बनाते हुए कोई दिखता है। आप देखें, बहुत ही निराशापूर्ण स्थिति ऐसे में बनती है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मैं इसको बहुत स्वाभाविक मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अगर आप देखें, हम दिल्ली से लेकर और आज पश्चिम बंगाल तक जितने भी चुनाव हुए हैं,
एक तरह से ऐसे लगता है जैसे विपक्षी दल खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। आप अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी हम यूपी की बात करेंगे इसके बाद में, संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वही सुनील बंसल हैं जिनके हाथ में संगठन की जिम्मेदारी थी पश्चिम बंगाल के लिए। परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं आए थे, लेकिन पार्टी ने उनके ऊपर जो भरोसा अपना जताया उसको बनाए रखा। मंजरी मैम, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा बीच में। आपको क्या लगता है कि जो नतीजे अभी आए हैं बंगाल में, हमने देखा है, किस नजरिए से देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आने वाले चुनावों पर? क्योंकि आपने लंबे समय तक जो विपक्षी दल हैं उनको करीब से देखा है, परखा है, उनकी सोच किस तरीके से है और किस तरह वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आपने बखूबी देखा है उनको। मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगा यूपी के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव के क्या मायने हैं विपक्ष के लिए, और किस तरीके से यूपी में अब विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल या कहीं खासतौर से जो सपा है और कांग्रेस है किस तरह आगे बढ़ने वाले हैं? क्या उनको भी इसका अब डर सताएगा कि बीजेपी जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रही है आसान नहीं रहने वाला है उनके लिए? जितेंद्र, अगर आप देखें तो कोई भी चुनाव जो होता है वो देश के लिए एक सतत प्रक्रिया होती है। चुनाव दर चुनाव हर राज्य का जो चुनाव होता है वो चाहे देश का सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, उन सबके लिए एक सतत प्रक्रिया है। और उन सबके लिए उस चुनाव से संदेश छुपा होता है, चाहे सत्तारूढ़ दल जीते या विपक्ष जीते। हर चुनाव जो होता है वो दोनों ही पक्षों के लिए एक संदेश लेके आता है। जाहिर सी बात है कि जो एक विपक्ष का अभेद्य किला माना जा रहा था वेस्ट बंगाल का, कि बीजेपी वहां सेंधमारी कर ही नहीं पा रही थी, आखिर 15 साल बाद उसने, मतलब 15 साल तो ममता बनर्जी को आए हुए थे, अगर कहें तो गंभीरता से 10 साल में, क्योंकि 14 साल 12 साल मोदी सरकार को आए हुए तो उन्होंने 10 साल में जो दो चुनाव आए उसके लिए कोशिश की। 2016 में अपनी कोशिश वैसी नहीं थी, लेकिन 2021 में उन्होंने कोशिश बहुत गंभीरता से की और वो काफी नजदीक तक भी पहुंची। और 2026 जो था वो इतिहास बना, वो सबने देखा। तो लेकिन अब आप जो आपने कहा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, वहां की विधानसभा सबसे बड़ी है, तो प्रकारांतर में उसका जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सबसे ज्यादा तौर पे होता है। तो संसद के इतने सबसे बड़े जो सांसद देने वाला राज्य है, दोनों ही राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, उसका रास्ता वहां से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है। और अगर आप देखें कि बीजेपी की अभी तक की जो भी आम चुनावों का जो भी एक यात्रा रही है, उसमें उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, जहां पे बीजेपी को एक बड़ी प्रचंड सफलता मिली थी, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान था। और जो पिछली बार एक झटका लगा माना जा रहा है, जिसमें वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, उसका जो एक झटका लगा वो भी उसको उत्तर प्रदेश से ही लगा, जहां पे उत्तर प्रदेश में उसको रोक दिया गया 37 सीटों पर रोक दिया गया। और बड़ी मात्रा में वहां पे विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन था वो लेकर गया। खासतौर से सपा की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा हिंट दिया था। खास तौर पर एसपी की अगर मैं बात करूं, जो वहां का प्रमुख दल है, जो प्रमुख खिलाड़ी है विपक्ष का, क्योंकि कांग्रेस वहां पे सह भूमिका में है, प्रमुख भूमिका में नहीं है विपक्ष की। तो अगर उस स्थिति में देखा जाए तो ये राज्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जितेंद्र, आज की तारीख में सिर्फ हम अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों को ही क्यों देखते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ अगले साल पंजाब में भी चुनाव होना है, अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव होना है, अगले साल गुजरात में भी चुनाव होना है। यूपी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो मैं कह रही हूँ, ये एक जो बीजेपी की एक रणनीति है और बीजेपी का जो एक विजय यात्रा, ये सारे राज्य उसके लिए बहुत अहम है। गुजरात अगर आप देखा जाए तो बीजेपी का जो दो बड़े नेता हैं, उन नेताओं का गृह राज्य है, वो गृह राज्य बहुत अहम है। बिल्कुल। उत्तराखंड में वो पिछले 10 सालों से सत्ता में है, वो नई सत्ता से हटना जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं उनका सामना जो है वो कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के साथ हमेशा बीजेपी मानती है कि उसे मनोवैज्ञानिक रूप से एक बढ़त हासिल है।
अब आप देखिएगा कि बंगाल के बाद उनका जो असली बीजेपी का निशाना होगा, तो उत्तर प्रदेश तो जाहिर सी बात है उनके लिए। अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं बनारस से, तो एक तरह से ये मान के चलें कि उनका दूसरा जो राज्य, घरेलू राज्य हो गया है, वो है। उसके बाद बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य जो होगा वो पंजाब होगा, और जिसके लिए उन्होंने बाकायदा बिसातें बिछाना शुरू कर दी हैं। लेकिन रणनीति पंजाब में पे आपको काम लगता है शुरू कि हो ठीक है, चुका है। आप जो इशारा कर रही हैं, कि 7 सांसद आम आदमी पार्टी के उनकी तरफ खींच के आ गए हैं, लेकिन बीजेपी पंजाब में आपको लगता है कि उस तरीके से पैर पसार पाएगी? क्योंकि अभी भी वो संगठन उनका इतना मजबूत नहीं है, लोगों में उतनी पैठ नहीं है उनकी। एक उनके विधायक है वहां पर, सांसद कोई वहां से आता नहीं है उनका। तो पंजाब तो मुझे लगता है नहीं कि बीजेपी के लिए किसी भी रूप में आसान रहने वाला है, भले ही वो कितने ही प्रयास वहां पर कर लें। जितेंद्र, अब हमें नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी के लिए ना कोई भी चीज जो है वो असंभव बीजेपी ने किसी भी चीज को असंभव नहीं रहने दिया। रह गई है नहीं, अब मैं उस पे कहती हूँ उसने असंभव नहीं रहने दिया है। मतलब इस वो जीत के हर बाद और मोरल बूस्ट हो जाएगा उनका। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, वो अब तो बीजेपी है तो सब कुछ मुमकिन है, और वो हर तरीके से वो जीत सुनिश्चित करेगी। एक बात आपने यूपी की बात कही कि अगर आप देखें कि यूपी जो है उत्तर भारत का राज्य है, जिसकी पूरी तरह से तो नहीं कहूं, काफी कुछ जिसकी एक कहा जाए उसका नेचर कह लीजिए, वो हिंदी पट्टी से मिलता जुलता है, बिहार से लगा हुआ, और बिहार के बाद वो बंगाल उससे है, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इस तरीके से है। तो काफी कुछ चीजें कॉमन भी हैं। एक समय था कि यूपी के जो लोग थे उन लोगों के लिए, जैसे लोग आज दिल्ली और मुंबई के लिए भागते हैं एक तरफ, यूपी के लोग के लिए कलकत्ता ही लोग जाते थे। कलकत्ता ही तो उनके लिए कलकत्ता ज्यादा नजदीक माना जाता था। तो उस स्थिति में देखें तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पड़ेगा। देखें कि एक बड़ा मुस्लिम जो एक भागीदारी है प्रदेश में, एक आबादी है, वो काफी कुछ बंगाल की तरह है। और बंगाल को तो एक पोलराइज हुआ वहां पे पूरा, मतलब अगर पिछले 10-12 सालों में करें तो बीजेपी ने वहां पे एक बहुत कोशिश करके उस चीजों को वहां पे उन्होंने पोलराइज किया। यूपी तो बहुत पहले से ही पोलराइज हो चुका है। मोदी जी के आने के साथ ही उसका पोलराइजेशन शुरू हो गया था। वहां पे बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी है। और दूसरी बात है कि जो बीजेपी के हिंदुत्व की पताका उत्तर प्रदेश में मोदी के बाद योगी लेकर चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगभग बिल्कुल उनसे बड़ा तो नहीं, लगभग वैसा ही चेहरा वैसा वो ही चेहरा है, बिल्कुल। है। हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा वो वहां पे है। और यही बिल्कुल वजह है कि आप ये देखिए ना, और सबसे बड़ी बात है कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार की जो जीत है बीजेपी का, उसमें आप उत्तर प्रदेश एंगल को नहीं भूल सकते, दोनों ही बिल्कुल तरीके बिल्कुल से, बिल्कुल। चाहे पक्ष की दृष्टि से हो, विपक्ष की दृष्टि से। आज अगर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश से अधिकारियों को बुला बुलाकर वहां चीजें वो की, तो आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे वहां पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, पूरा एक चुनावी उसमें। तो एक ये कनेक्शन भी आप ये देखिए, ये जुड़ रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत देने की बिल्कुल कोशिश है संकेत मिल रहा है, उत्तर क्योंकि प्रदेश जिस को। तरीके से इलेक्शन लड़ा गया है, संकेत सभी राज्यों को मिल रहा है। निर्मल जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। बंगाल के जीत के बाद हमने देखा कि विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट नहीं था। आपने विपक्षी एकजुटता की बात की थी, वो खुद परोसकर उनको दे रहे हैं आज के टाइम बीजेपी को। इस चुनाव में एक महिला आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, और मोदी साहब सोचिए इस मुद्दे को लेकर पूरे देश के सामने प्रस्तुत हुए थे, और रैलियों में तमाम बार उन्होंने उछाला कि महिला आरक्षण बिल इन्होंने पास नहीं होने दिया है, महिलाएं इनको माफ नहीं करेंगी, और शायद वो इन्हें जनता तक गया भी। आज सुबह की घटना है, अखिलेश यादव जो कि सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया और ये बात भी कही है कि जो महिला आरक्षण बिल है जिस स्वरूप में बीजेपी लेकर आई थी उसको पास करवा देना चाहिए। क्या ये इस जीत के जो बीजेपी को मिली है, विपक्षी दलों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, महिलाओं की बात हमें करनी पड़ेगी, बीजेपी जो बात लेकर आ रही थी हमें अब उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो बात कही है वही मान रहे हैं कि हमें अब शायद माननी पड़ेगी बात? ये आज की बात नहीं है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों बार बार एक चीज महसूस होती है, और शायद दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को शिद्दत से महसूस करते होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी एक पिच तैयार करती है
उस पर वो अपने तरीके से सभी पक्ष और विपक्ष सभी राजनीतिक दलों को खेलने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। हालांकि संसाधनों के लिहाज से अगर आप देखें तो किसी भी राजनीतिक दल के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उस दिमाग की जरूरत है जिसके आधार पर ये नैरेटिव गढ़े जाते हैं। महिला आरक्षण का जो पूरा मुद्दा था, मुझे ऐसा लगता है कि एक आभासी बिल्कुल चीज थी, जिसको पूरी तरीके से जमीन पर उतारने में बीजेपी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के माध्यम से कामयाब रही और आने वाले दिनों में भी जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं इनमें भी इसी तरह से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। संजीदगी के साथ इस विषय को लागू करने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं है आज की तारीख में। अगर आप देखें, शायद डर ही था ना इस बिल्कुल कि भाई जो बीजेपी कह रही थी कि महिला आरक्षण बिल इन्होंने रोका है, क्योंकि अगला इलेक्शन यूपी में है और बड़ी तादाद में जो महिला वोटर हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करती थी, कहीं ना कहीं जो वोट थोड़ा बहुत मिलता था वो भी ना छिटक जाए, इसीलिए उनको याद आ गया कि नहीं भैया आज ही कह दो कि जो बिल लेकर आई थी उसको ऐसे ही लेके आ जाना चाहिए। दरअसल विपक्षी दल अपनी बात को पूरी तरीके से जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। 2014 से लेकर अब तक अगर आप देखें 2026 तक महिला आरक्षण का जो पूरा मामला है इसको लेकर 2026 में ही आकर गाड़ी क्यों अटक जा रही है, जबकि कानून पहले ही पारित हो चुका है। लोगों को ये बताने में पहली बात दिक्कत यहां आ रही है कि विपक्षी दल जो है इन सभी मुद्दों की जो तकनीकी बारीकियां हैं इनको लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके पीछे क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग कम से कम इस बात को महसूस करते हैं। अगर आप लोगों से बात करें, आम जनता से बात करें, पश्चिम बंगाल में जिन लोगों से अगर आप कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं कि साहब ये एक तरह का आभासी मुद्दा था, पूरी तरीके से मतलब इसको लोगों के ऊपर लादने की कोशिश की गई थी। बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। तो क्या मजबूरी है विपक्षी दलों की कि वे अपनी बात को उतनी ही सफाई के साथ, साफगोई के साथ नहीं कह पाते हैं या लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यानी हम लोग कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम लोगों को ये बात इस तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि विपक्ष जो है नाकाम इस बात के लिए नहीं रहता है कि वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पास करवाना या नहीं करवाना, इसमें जीत हुई या हार हुई। इसके जो वास्तविक बिंदु हैं, इसके जो सही तथ्य हैं वो लोगों तक पहुंचे, इसमें विपक्षी दलों की नाकामी हमें समझ में आती है। और अगर आप आज का अखिलेश का ट्वीट देखें, मुझे एक तो उनके किसी भी ट्वीट का संदर्भ समझ में नहीं आता है। वो इतनी गहरी बात कह देते हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचती नहीं है और वो मजाक का विषय बन जाती है। हनुमान चालीसा की ये चौपाइयां वो किस संदर्भ में कह रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए। आप ये संकेतों की भाषा में क्यों बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, क्या वो इस तरह की पहेलियां बुझाने वाली बातें करते हैं? हमारे देश की जनता सीधी सीधी बात करने वाली, सीधे सीधे सपाट तौर पर बात करने वाले लोग हैं और हम लोग इस तरह से बातों में या इस तरह का संवाद नहीं करते हैं। पहली चीज तो हुई है संवाद को लेकर। दूसरा, विपक्षी दलों के साथ में अभी जैसे हम बात कर रहे थे, मंजरी जी भी जो बात कह रही थी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, पंजाब भी होगा, उत्तराखंड भी होगा, गुजरात भी होगा, तमाम राज्य ऐसे होते हैं। हर चुनाव में हम ये देखते हैं कि अब अगला पड़ाव क्या होगा। तो यही पड़ाव आगे हमने देखा कदम दर कदम आज भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइड जो पार्टीज हैं 22 राज्यों तक पहुंच चुके हैं और स्ट्रेटजी के ही जो पूरा दारोमदार है वो स्ट्रेटजी का है। हम इस बात पर इसलिए जोर देना चाहते हैं कि विपक्षी दल जब तक अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी करते रहिए। आज ही सुहेल देव पार्टी जो है अपना ये सुबह सपा, ओम प्रकाश राजभर, उनका बयान आया है बयान के जवाब में कि आखिर 2027 में क्या होना है। तो राजभर साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं। अखिलेश के ऊपर जो तंज कसे जा रहे हैं कि वो दोपहर सोकर उठते हैं, फिर इसके बाद वो जो है उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको लेकर लोगों के बीच में एक ऐसी धारणा बनाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कोई भी नेता आज की तारीख में दोपहर 12 बजे सोकर नहीं उठेगा, लेकिन बिल्कुल उसको अपने जेस्चर से या उसको अपनी बातों से या अपने काम करने के तरीके से ये साबित करना हो। हम सबको किसी को नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री मोदी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, लेकिन दुनिया में हर कोई ये जानता है कि वो सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि काम करते हुए वो दिखते हैं और उस काम का परिणाम भी मिलता है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मंजरी मैम, जो दिखता है एग्जैक्टली राजनीति में जाहिर सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने अभी अखिलेश यादव का कहा कि उन्होंने एक ट्वीट किया,
लेकिन जी, हम जो उन्होंने आज हनुमान जी को लेके मतलब एक हनुमान चालीसा की एक वो की, चौपाई तो रखी है उन्होंने। जितेंद्र, हाँ उन्होंने एक चौपाई का जिक्र किया। मैं यहाँ पे मैं आपको एक बताता संदर्भ के हूँ, लिए दे दूं। संकट काटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हाँ, उन्होंने ये जो चौपाई का किया बिल्कुल। है उसका एक अब एक उन्होंने खुद ही कह संदर्भ दिया कि जो संकट का समय। जो अभी इन्होंने कहा, निर्मल जी ने कहा कि वो बहुत गहराई में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अगर आप देखें कि ये कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का की उसी पिच पे खेलने की कोशिश है, जिस हम्म, पिच की अब वो पिच ऐसी है कि जिस पे गाहे बगाहे सबको आना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। ये एक संदेश देने की कोशिश है। आप जितेंद्र, जो अपने हमारे दर्शक हैं जो ये नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं कि आज से जेठ महीना शुरू हुआ है और जेठ महीने में इस बार 8 मंगलवार पड़ रहे हैं। और ये जो जिनको जेठ बड़ा के मंगलवार बोलते हैं। जेठ का जो मंगलवार होता है उसको बड़ा मंगलवार कहते हैं। और खास करके लखनऊ में इस वहां पे हनुमान का एक बहुत बड़ा बड़ा मंदिर मंदिर है, है। बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। हुआ मंगल का मेला लगता है, बड़े मंगल का। और लखनऊ वासियों के लिए और आसपास के लिए ये जो जेठ का जो मंगलवार है वो बहुत अहम है। तो उस दिन पे आके आपकी बात उन्होंने बिल्कुल 100% सही है मंजरी जी, आपकी बात जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। लेकिन निर्मल जी ने जो बात बोली ना कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आप पहले ना बुझाइए। बिल्कुल, अगर आप, ये मैं मानती हूँ कि कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और आज जो ये नैरेटिव की ही मार है कि हम्म, विपक्ष इससे नैरेटिव की ढंग से न जमीन पर उतारने के चलते वो मात खा रहा है। कि आप देखिए कि जिस बिल को बीजेपी द्वारा ये कहा गया कि ये महिला आरक्षण का विरोध विरोध था, जबकि वो हम्म, महिला आरक्षण का बिल ही नहीं था, वो डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ बिल डिलिमिटेशन था। का, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक इतनी सी सामान्य बात को नहीं उतार पाया विपक्ष जमीन पर। और बीजेपी ने, जैसे कि निर्मल जी ने खुद कहा कि वो एक आभासी मुद्दा था, लेकिन हम्म, बीजेपी अपने इस पूरे प्रचार तंत्र के हथकंडों के माध्यम से एक आभासी जो मुद्दा है उसको भी जमीन पर वास्तविक हम्म, बना देने की फन में माहिर हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि आज विपक्ष को बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि आज जितना दिखना जरूरी नहीं है उतना दिखने से ज्यादा आप काम करते हुए दिखना जरूरी है। वो कि आप काम कर रहे हैं। आप कर ये क्या रहे देखिए कि हैं। आज कौन, अगर आप विपक्ष की बात करें, इतने सारे मुद्दे हैं। ममता बनर्जी जो थी वो बंगाल में सड़क पे उतर रही थी। आज ममता बनर्जी को देखा जाए, को छोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक राहुल गांधी है। कौन सी पार्टी है जो जमीन पर उतर कर लड़ रही है? आज खुद ये अखिलेश यादव थे जिन्होंने मायावती के खिलाफ जमीन पर उतर के लड़ाई लड़ी थी। आज वो अखिलेश यादव कहाँ चला गया? आज क्यों नहीं जो हमारे विपक्षी जितने भी क्षत्रप हैं वो जमीन की लड़ाई भूल चुके हैं? और जाहिर सी बात है, जब आप जमीन पर नहीं लड़ेंगे, जमीन पर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो आप बीजेपी का जो एक महा जो मीडिया और कैंपेन का जो वो पूरा का पूरा नैरेटिव सेटिंग की जो एक लड़ाई है उसमें आप बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। आप इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? या तो आप उस स्तर का अपना एक पूरा वो करिए, वो आपके पास उस तरह के चाह के भी वैसे संसाधन और सुविधाएं मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में आप दो ही तरह की तरह लोगों तक पहुंच सकते हैं ना। नैरेटिव बिल्डिंग में आप कमजोर हो रहे हैं। दूसरी स्थिति आपके पास क्या बचती है? आप लोगों तक पहुंचिए। आज हम्म, सब लोगों ने राजनीति कर क्या रहे हैं, क्या वो आपको कमरों में लग रहा है कि बैठे। मैं आपको इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आप जो बात कर रही हैं कि अब विपक्ष को कहीं ना कहीं सड़क पर उतरना पड़ेगा, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष हवाबाजी में ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया बनस्पत की जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठाने के लिए? और दूसरा मेरा सवाल, क्या कि बंगाल के चुनावों का जो डर है वो दिख रहा है विपक्ष में, और खास तौर से सपा प्रमुख में? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, ये चीज ये दिख रहा है। और अब आप विपक्षी दलों को ये सोचना चाहिए कि वो हम्म, पहली बात तो ये है कि सुविधा की राजनीति नहीं कर सकते, ऑन एंड ऑफ हम्म, राजनीति नहीं बिल्कुल। कर सकते, उनको 24/7 काम करना पड़ेगा। आज आप प्रधानमंत्री मोदी की आप कितने बड़े आलोचक हो, लेकिन आप मानेंगे कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, या दूसरे उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे होते हैं, वो एक जगह की एक उनका वो खत्म होता है उसके बाद वो रेस्ट नहीं करते, वो रेस्ट नहीं तुरंत करते हैं, अगले में बिल्कुल। चल देते हैं।
एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में पहला चरण चल रहा होता है, दूसरे चरण में बाकायदा प्रधानमंत्री मैसेजिंग करते नजर आते हैं। क्यों आप भूल जाते हैं कि जब पहला चरण हो जाएगा तब हम दूसरे चरण के लिए उतरेंगे, या ये हो गया उसके बाद हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर हम नए सिरे से जुटेंगे। इसके अलावा जितेंद्र, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के सामने वाकई विपक्ष ताकतवर होना चाहता है तो उसे अपनी कुछ निजी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा, क्योंकि देश जो है वो निजी लेकिन क्षेत्रीय दल कैसे छोड़ महत्वाकांक्षाओं पाएंगे? से बहुत ऊंचा है। क्षेत्रीय दलों की जो समस्या ये दलगत आती है। राजनीति से आपको थोड़ा ऊपर उठना होगा। मैं वही कह रहा हूँ कांग्रेस से लेकर कि तमाम क्षेत्रीय दलों को की ये कहीं ना कहीं उठना जिम्मेदारी है, होगा, क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं अपना मोह तमाम छोड़ना दलों होगा। की ये जिम्मेदारी होती है, बनती है कि वो अपनी दलगत राजनीति से वो ऊपर उठे और एक मैक्रो लेवल पे जाके वो चीजें और बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष उठे। और ऐसा नहीं, मैं मानती हूँ कि जब भी आप अगर ये दलगत राजनीति से उठ के और आप लोगों ने सोचा और कोशिश की, 2024 इसी का एक उदाहरण है। 2024 में ये विपक्ष काफी हद तक करने में कामयाब रहा था। तो मुझे जी, क्या लगता लगता है कि आपको, जो जो बात में आपसे मैं मंजरी जी से पूछी है कि क्या ये बंगाल चुनावों का डर है, जिस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं सभा प्रमुख के, और क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में अब किस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं आपको? जितेंद्र जी, बौखलाहट तो है, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई खेल हो, उसमें टीम की आप अगर बात करें तो जब एक कोई खास टीम जब हावी हो जाती है तो दूसरे जो दल होते हैं या टीम होती हैं तो उनमें एक बौखलाहट की स्थिति होती है। ऐसे में संयम बहुत जरूरी होता है, धैर्य बहुत जरूरी होता है, और अपनी एक स्पष्ट जो है तय करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसको बनाना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, आप देखें किस तरीके से, माने मैं बार बार 2014 से लगातार इस चीज को मैं बोल भी रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं कि सभी राजनीतिक दलों को, केवल विपक्ष के ही नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, या बल्कि मैं तो कहता हूं कि कॉरपोरेट्स को भी ये बात सीखने की जरूरत है बीजेपी से कि किस तरह से अपनी प्लानिंग को तैयार किया जाता है बिल्कुल कॉरपोरेट अंदाज में, और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जब समाप्त हुआ तो उसके तुरंत बाद जो है गंगा एक्सप्रेसवे का यूपी में उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और यही वो पहला काम था जिसने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो 2027 में होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप सोचिए प्लानिंग किस लेवल की जाती है, मैसेजिंग किस तरीके से की जाती है। और आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग की है, और ये माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के लिए ये आखिरी मीटिंग है, क्योंकि अब चेहरे बदल रहे हैं और कैबिनेट में एक बड़ा रिशफल होने वाला है। हो सकता है दोनों जो डिप्टी सीएम है उनको भी बदला जाएगा। यानी सरकार से लेकर संगठन तक। और अभी कल एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के सभी मंडल अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई, और महिला आरक्षण को लेकर जो अभी आंदोलन जितना कुछ हुआ है उन सब की रिपोर्ट्स मंगाई गई हैं। क्या दूसरे राजनीतिक दल इस तरीके से अपने संगठन को खड़ा नहीं कर सकते हैं? मैं, जैसे मंजरी जी कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीन पर कौन उतरेगा? क्या अखिलेश यादव उतरेंगे या मायावती उतरेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पार्टी के चेहरे हैं, इनके हाथ में पार्टी की रणनीति की कमान होती है। इनको अपने संगठन में अपने जैसे तमाम ऐसे चेहरे हर मंडल में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में खड़े करने होंगे जो जाकर लोगों के मुद्दों को उठाएं। अखिलेश हर काम नहीं कर सकते हैं, मायावती हर काम नहीं कर सकती हैं, उनका काम अलग है, संगठन का काम अपना अलग है। आप संगठन को दिशा दे सकते हैं, वो कहीं कोई देता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब चुनाव सिर पर आ जाता है तब आप सिर्फ टिकट बांटने में लग जाते हैं। और जो पर्सनल और पार्टियों के हित की बात मंजरी जी कह रही हैं, साफ तौर पर यही स्थिति दिखती है कि टिकटों का बंटवारा, दोनों को उठना पड़ेगा, सभी विपक्ष को। शुक्रिया आप दोनों के लिए। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश चुनाव अब होने जा रहे हैं, बंगाल इफेक्ट जरूर देखने में आएगा। लेकिन जो दोनों हमारे गेस्ट ने जो बात कही है कि क्लियर कट बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए जनता के साथ, साथ ही साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए, ताकि बीजेपी जैसी एक बड़ी हिमालय जैसी पार्टी का मुकाबला वो कर सकें। शुक्रिया आप दोनों को जुड़ने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र।